गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जब हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने ये देख पढ़ा था कि कैसे सॉइल को रिप्लेनिश किया जाता है। रिप्लेनिश मतलब जो उसकी फर्टिलिटी है, जो उसकी उपजाऊ क्षमता है, उसको वापस से मेंटेन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हमने कुछ मेथड्स पढ़े। सबसे पहले मेथड पढ़े थे हमने फैलोइंग मेथड। फैलोइंग मेथड में यानी इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर लैंड को 1 या 2 सीजन के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि जो सॉइल जो है अपने न्यूट्रिएंट्स को वापस से गेन कर सके। फिर आता है क्रॉप रोटेशन। तो उसमें ऐसा होता है कि एक सीजन ऐसी क्रॉप लगाते हैं जिसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरी क्रॉप ऐसी लगाते हैं जिसमें जिसको न्यूट्रिएंट्स की कम ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और वो एटमॉस्फेयर से ही नाइट्रोजन कंज्यूम कर लेता है। ओके, देन हमने पढ़ा मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि एक ही पीस ऑफ लैंड में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप एक ही पर्टिकुलर सीजन में लगा दी, तो उससे भी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। फिर इसके अलावा हमने 2 और चीज़ पढ़ी थी कि यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। हम फर्टिलाइज़र और मैन्योर का यूज़ करके भी हम हमारे जो फील्ड को की फर्टिलिटी को हम बेटर कर सकते हैं। ओके, मैन्योर जो होता है वो नेचुरली बनता है, जिसमें ह्यूमन वेस्ट, एनिमल का वेस्ट, डेड डिकिंग प्लांट्स, एनिमल्स, इनको मिक्स करके एक कंपोस्ट पीस कंपोस्ट पिट तैयार करते हैं, गड्ढा तैयार किया जाता है, उसमें इन सबको स्टोर किया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है और लंबे समय तक प्रोसेस चलते, उसके बाद ही मैन्योर बन के तैयार होता है। वेयर एज फर्टिलाइज़र जो है वो फैक्ट्रीज में बनता है यूजिंग केमिकल। फर्टिलाइजर्स का हमने एग्जाम्पल हमने यूरिया के तौर पे हम बहुत कॉमन जो यूज़ किया जाता है यूरिया के तौर पे। ओके, और मैन्योर जो होते हैं वो हम नेचुरली बाय डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से बनाए जाते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का इरिगेशन। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों इसमें हमें पढ़ना है इरिगेशन हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़े इनके मैन्योर और फर्टिलाइज़र इन दोनों के ही हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। ओके, अगर हम देखा जाए, अगर हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र में अगर हम कंपेयर करें तो मैन्योर सबसे ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र। इससे क्या होता है कि सबसे पहला जो एडवांटेज होता है अगर हम मैन्योर यूज़ करते हैं तो ये हमारे सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। सॉइल और ज़्यादा पोरस हो जाती है, जिसका मतलब कि वो अपने आस-पास मतलब अपने थ्रू पानी को इजीली पास होने देना। पोरस का मतलब होता है जब कोई भी सब्सटेंस अपने थ्रू पानी को इजीली पास होने दे। ओके, उसे हम पोरस बोलते हैं। तो सॉइल पोरस हो जाती है। ओके, जिसकी वजह से पानी गैसेस इजीली पास हो जाती है, एक्सचेंज बहुत इजीली हो जाता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स। और मैन्योर की वजह से जो सॉइल माइक्रोब्स होते हैं, सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो वो माइक्रोब्स का नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। टेक्सचर ऑफ सॉइल इंप्रूव होता है ना, कलर जो उसका है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव एंड कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेस्ट इन द फार्म। और कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए तो ये जितना भी मटेरियल यूज़ किया जाता है मैन्योर प्रिपेयर करने के लिए, चाहे वो एनिमल वेस्ट हो, ह्यूमन वेस्ट हो, प्लांट जो डेड प्लांट्स हैं, ये और जो भी हम फ्रूट पील यूज़ करते हैं, वेजिटेबल पील यूज़ करते हैं, डेड पत्तियाँ यूज़ करते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ईजिली अवेलेबल होती है। ओके, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं रहती थी, हमें बहुत इजीली अवेलेबल मिलती है। और कहीं ना कहीं ये वेस्ट रहता है। इन वेस्ट से हम अगर मैन्योर बनाते हैं तो डेफिनेटली ये ज़्यादा हमें कॉस्टली नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ वाटर पॉल्यूशन नहीं होता है। अब अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र जब हम यूज़ करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारी सॉइल पर, एज वेल एज जो वाटर है वो भी ज़्यादा पॉल्यूट होता है, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र जो बनते हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं और यूजिंग केमिकल्स। फर्टिलाइज़र का यूज़ करके जो क्रॉप जो हमारी ईल्ड होती है, यानी जो हमारे जो लास्ट जो आउटपुट मिलता है क्रॉप का बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जो क्रॉप्स होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, दाने अच्छे आना स्टार्ट हो जाते हैं ग्रेन के अगर हम लगा रहे हैं। बट लेकिन नुकसान ये होता है कि जब यह फर्टिलाइज़र जब हम इरिगेशन करते हैं, हम खेतों में पानी देते हैं, तो फर्टिलाइज़र इन पानी के साथ बह के वाटर बॉडीज़ में मिल जाता है और हमारे वाटर को पल्यूट कर देता है। ओके,
जिससे नुकसान क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश हो गए और अदर एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ओके, आपकी बुक में से कंपैरिजन गिवन है, बट पर लेकिन इसलिए मैं इसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन ना करते हुए जस्ट आपको वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूँ द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था दैट अगर हम फर्टिलाइज़र मैन्योर, जैसे हम मैन्योर होता है तो फैक्ट्री में बना जाता है, जबकि मैन्योर जो होता है वो हम इजीली अपने हाउस होल्ड एरियाज़ में, अपने खेतों में हम मैन्योर को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनिक वेस्ट पड़ा है उससे, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है। पर लेकिन फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो क्या होते हैं, महंगे होते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में प्रिपेयर होते हैं। दूसरी चीज़, ये ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, नेचर से ही मिले होते हैं, जबकि फर्टिलाइज़र जो होते हैं केमिकल सॉल्ट होते हैं, जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं फैक्ट्री में। ओके, फिर इसके साथ साथ जो एक प्लांट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए रहते हैं सबसे ज़्यादा मैन्योर में पाए जाते हैं। ओके, इसके साथ साथ अगर हम कॉस्टिंग की बात करें कि कौन महंगा है कौन सस्ता, तो फर्टिलाइजर डेफिनेटली महंगे होंगे, क्योंकि उनको स्पेशली फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जा रहा है। वेयर एज जो मैन्योर है वो चीप रहता है, सस्ता रहता है, क्योंकि उसको हम वेस्ट से ही बना रहे हैं और जो कि इजीली अवेलेबल रहता है। ओके, हम एग्जांपल के तौर में देखें तो यूरिया हो गया, पोटाश हो गया, ये कुछ एग्जांपल है हमारे फर्टिलाइज़र के। और जो मैनुअल के जो कुछ एग्जांपल है, सन हेम्प और सिस्वेनिया। हालांकि आजकल जो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो हैं वो मोस्टली फर्टिलाइज़र्स पर ही डिपेंडेंट हैं। एक कारण ये कि इनकी अवेलेबिलिटी बहुत ईजी है, ऑल दो एक्सपेंसिव है, पर लेकिन इनकी जो अवेलेबिलिटी है बहुत ईजी है, हमें ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। वेरएस मैन्योर में की जो प्रोसेस है वो थोड़ी लंबी है, मतलब मैन्योर जो है एक दिन में प्रिपेयर नहीं होता है, उसको थोड़ा समय लगता है, जब जाके मैन्योर प्रिपेयर होता है तो इट टेक्स टाइम, और इस वजह से फार्मर्स इतना इंतज़ार नहीं करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स नाउ डेज यूज फर्टिलाइजर्स रादर देन मैन्योर। पर लेकिन अगर हम देखिए, अगर हम नेचर की तरफ देखें तो हमें कहीं ना कहीं हमें मैन्योर यूज़ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इरिगेशन यानी कि जो खेतों में पानी देना, क्योंकि कहीं ना कहीं वाटर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए। जितने प्लांट्स हैं सबको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर खेतों में प्रॉपर पानी नहीं दिया जाता है तो क्रॉप्स हमारे प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाती है। वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ और द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड ऑफ प्लांट्स। वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, सीड हो गए। ओके, वाटर जो है एब्जॉर्ब करता, जो वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट का कौन सा हिस्सा एब्जॉर्ब करता है, रूट्स यानी जड़। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। और इसी वाटर के थ्रू जितने भी मिनरल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं या मैन्योर जो हम ऐड करते हैं वो भी प्लांट एब्जॉर्ब करता है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। पानी की नेसेसिटी बहुत ज़्यादा है, तभी एक छोटा सा पौधा या जो अंकुरित जो सीड है वो धीरे धीरे एक छोटा सा पौधा बनेगा, पौधे से फिर वो एक प्रॉपर जो प्लांट है वो बनेगा। तो कहीं ना कहीं वाटर का बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। वाटर इज एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड। हमने फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस पढ़ी थी, जिसमें हमने बोला था कि किसी भी प्लांट जब अपना खाना बनाता है तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, हवा एयर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट भी होती है, जब जाके वो अपना फूड बना पाता है। सो वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड। देन वाटर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स विच ट्रांसपोर्टेड टू ईच अदर ऑफ द प्लांट। अब जो जितना भी न्यूट्रिएंट चाहिए रहता है, जैसे हमने बताया कि हम खेतों में पानी देते हैं, सॉइल का जितना भी न्यूट्रिएंट्स रहता है वो वाटर के थ्रू रूट्स में स्टोर होता है। रूट्स से फिर ये न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंच पाते हैं। इसके साथ साथ वाटर जो होता है क्रॉप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो कहीं ना कहीं अगर किसी प्लांट को प्रॉपर वाटर अगर मिला हुआ है तो वो उस पर्टिकुलर जो प्लांट है उसको प्रॉपरली, चाहे वो कितनी भी ठंड हो या बहुत ज़्यादा जो हॉट एयर चलती हैं उनसे बचा कर रखता है। इसीलिए जो फार्मर जो होते हैं वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में क्रॉप्स में
वाटर सप्लाई करते रहते हैं। इंडिया में आज भी बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो कि रेनफॉल पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि इंडिया में जो क्लाइमेट है वो थोड़ा मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यानी कि 2 महीने करीब इंडिया में मानसून रहता है। सो मोस्ट ऑफ द फार्मर जो होते हैं वो रेनफॉल पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। हालांकि आजकल जो स्पेशली जो लार्ज फार्मर्स या मीडियम साइज फार्मर्स है वो इतने ज़्यादा आजकल रेनफॉल में डिपेंड नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है सूखा पड़ जाता है या फिर रेनफॉल लेट होती है या जल्दी हो जाती है। इस वजह से आजकल जो फार्मर्स जो हैं अपने घरों में अपने जो खेतों में ट्यूबवेल की फैसिलिटी रखते हैं, ताकि इन केस अगर रेनफॉल या रेन डिले हो जाए या रेनफॉल ना हो तो वो अपने खेतों को प्रॉपरली इरिगेट कर सकें। ओके, सो सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट एट रेगुलर इंटरवल थ्रू सोर्स अदर देन रेन इज कॉल्ड इरिगेशन। जब हम हमारे प्लांट या हमारी क्रॉप को जो रेगुलर इंटरवल टाइम में उसको पानी देते हैं अदर देन रेन, ओके, जैसे रेनफॉल के अलावा जो हम अदर सोर्स देते हैं पानी को, मोस्ट ऑफली जो होता है आजकल बोरिंग के थ्रू देते हैं या ट्यूबवेल के थ्रू देते हैं, इसको हम बोलते हैं इरिगेशन। ओके, द टाइम एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कब कब हमें इरिगेशन करना, कितने इंटरवल ऑफ टाइम में, कितना ज़्यादा या कितना कम, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स होती है जिनको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती, तो अगर हम एक्सेस वाटर दे देंगे तो क्रॉप बिगड़ जाएगी। बहुत सी क्रॉप्स ऐसे हैं जिनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत 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 ज़्यादा होती है, तो उनको अगर हम प्रॉपर पानी नहीं देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही क्रॉप्स पर पानी देते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें 3 फैक्टर का ध्यान रखना रहता है कि हमें कितने इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में पानी देना और कितनी मात्रा में। फ्रिक्वेंसी यहाँ पर मतलब कितनी मात्रा में, ज़्यादा, कम, ओके, या मॉडरेट। ओके, तो इसके लिए ये सबसे पहली चीज़ तो हमें जो होती है ध्यान रखनी रहती है नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट, है ना, कि क्रॉप प्लांट का नेचर कैसा है, कि वो ज़्यादा पानी कंज्यूम करेगा या कम पानी कंज्यूम करने वाला प्लांट है। दूसरा, नेचर ऑफ द सॉइल, सॉइल का नेचर कैसा है। बहुत सारी सॉइल ऐसी होती है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो हम अगर वहाँ पे ज़्यादा पानी दे देंगे और हो सकता है उस प्लांट को ज़्यादा एक्सेस पानी नहीं लगे तो वो प्लांट ख़राब हो सकता है। बहुत सी सॉइल जो होती है बहुत ज़्यादा सूखी रहती है, ड्राई रहती है, तो वहाँ पर हमें प्रॉपरली पानी देना पड़ेगा। अगर हम नहीं देंगे तो वो सॉइल ड्राई ही रहेगी, जिससे हमारी क्रॉप पर इफेक्ट पड़ेगी। इसके साथ साथ हमें सीज़न भी देखना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग सीज़न में हम अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मानसून सीज़न है तो हम अभी सोयाबीन ग्रो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सोयाबीन जो प्लांट है या सोयाबीन जो प्लांट हम ग्रो कर रहे हैं वो पानी पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं सीज़न भी देखना पड़ता है, नेचर ऑफ द क्रॉप प्लांट देखना पड़ता है, सॉइल का नेचर देखना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट को डिस्कस करेंगे, जो हमारा पहला पॉइंट था, या फिर हम उसको भी बोलेंगे क्रॉप बेस्ड इरिगेशन, कि क्रॉप को देखते हुए हम उस पर इरिगेशन करेंगे। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको कि बहुत लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे एग्जाम्पल है हमारी राइस क्रॉप का। ओके, राइस क्रॉप को बहुत बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, इतना पानी चाहिए कि वो पानी इकट्ठा हो जाए। इसलिए जो पैडीज फील्ड होती हैं, अगर आपने कभी पैडी फील्ड देखी होगी तो वहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, ओके, जहाँ पर वो पानी स्टोर हो सके। जिससे क्या होता है, खेतों में हम पानी देते हैं तो पूरा ऑल ओवर द खेत स्प्रेड हो जाता है और एक्सेस वाटर जो है वो ड्रेनेज बनाते हैं उसके थ्रू निकल जाता है। पर लेकिन राइस क्रॉप में हमें वाटर को ब्लॉक करके रखना पड़ता है पूरे एंटायर फील्ड में, तो इसलिए स्टैंडिंग वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और कंटिन्यूस वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि इसकी बिल्कुल अपोजिट अगर हम वीट और कॉटन की बात करें, यानी गेहूँ और कपास की बात करें, तो ये कुछ ऐसी क्रॉप्स है जहाँ इनको पानी की बहुत बहुत मतलब रिक्वायरमेंट कम लगती है। ओके, अगर हम मॉडरेट वाटर भी देंगे तो वो प्लांट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, हम एक्सेस वाटर देंगे तो प्लांट खराब हो सकता है। देन कम्स द सॉइल बेस्ड इरिगेशन। ओके, इरिगेशन जो है नेचर ऑफ द सॉइल पर भी डिपेंड करता है। अब जैसे अगर हम बात करें राजस्थान वाले इलाके में, तो वहाँ पर हमें सैंडी सॉइल मिलेगी, यानी
है कि बालू रेत वाले सॉइल, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, क्योंकि वो पानी को रिटेन नहीं कर सकते। अगर आप बालू में अगर पानी डालेंगे ना, बालू रेत में, तो वो रिटेन नहीं करता है, स्टोर करके नहीं रख पाता। अब भाई इसके ऑपोजिट हम क्लेई सॉइल की बात करें तो ये एक ऐसे टाइप की सॉइल है जो काली मिट्टी वाली सॉइल होती है, जो हमारे यहाँ मोस्टली पाई जाती है। ये कुछ ऐसे टाइप की सॉइल है, क्लेई सॉइल, जो कि अब उसमें मॉइस्चर कंटेंट अच्छा रहता है और पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसी सॉइल को अगर हम कम इरिगेशन पानी भी देंगे तो उसके पास अपना एक्सेस जो वाटर जो उसने स्टोर कर रखा है, इन केस अगर हम पानी नहीं देते हैं तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो क्लेई सॉइल ऐसी सॉइल होती है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, नाउ सीजन बेस्ड इरिगेशन, the rate of evaporation of water from soil and leaves increases in summer। अब जब गर्मियों का सीज़न आता है तो उस समय हम सभी जानते हैं इवोपरेशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो तापमान बहुत ज़्यादा होता है। इवोपरेशन ऐसी प्रोसेस जब पानी जो है सन की हीटिंग की वजह से भाप बन के हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन। तो गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि वाटर जो है वो जल्दी इवोपरेट हो जाता है सॉइल और लीव्स से ड्यू टू हीट, सो द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन हैज़ टू इंक्रीज। इस वजह से हमें गर्मियों के समय या मानसून बेस्ड जो क्रॉप्स होती हैं उस समय हमें पानी की फ्रिक्वेंसी, यानी पानी जो जिस हिसाब से हम अपने खेतों में दे रहे हैं वो हमें ज़्यादा देना पड़ता है। नाउ सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, कि कौन कौन से सोर्सेस होते हैं। ओके, देयर आर वेरियस सोर्सेज जो कि हम यूज़ करते हैं इन इंडिया। ओके, कुछ सोर्स ऐसे होते हैं कि अगर जैसे लाइक आजकल तो जगह जगह बोरिंग हो जाती है। आजकल बच्चों क्या है कि मोस्ट ऑफ द फार्मर जो है वो इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो लोग अपने घर में ट्यूबवेल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बट लेकिन थोड़े समय पहले, आज से 10-15 साल पहले फार्मर जो होते थे वो वेल का यूज़ करते थे, यानी कि कुएं का इस्तेमाल करते थे उनके खेतों में, उससे पानी प्रोवाइड करते थे। या पॉन्ड्स होते थे, लेक या रिवर के फ्लो हो रही है वहाँ से वो लोग कैनाल्स बना के अपने खेतों तक पानी देते थे। सो ऐसे कुछ सोर्सेस की यहाँ पर बात हो रही है। वेल हो गया, है ना, ट्यूबवेल यानी जो बोरिंग वेल होता है उसे ट्यूबवेल कहते हैं। वेल यानी कुआं, पोन्ड्स यानी आर्टिफिशियल हमने जगह पे हमने गड्ढा खोद के उसमें वहाँ पर हमने अगर पानी स्टोर करते हैं उसको पोन्ड बोलते हैं। लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई। आजकल जो गवर्नमेंट है डैम्स बना देती हैं, टैंक्स बनाती हैं, ताकि जो फार्मर जो हैं उस पर्टिकुलर एरिया के वो लोग इन डैम से, इन टैंक से या कैनाल से वाटर का यूज़ करके अपने खेतों में पानी दे सकें। अब जो ट्रेडिशनल जो मेथड होती है, जो कि मतलब पुराने समय में यूज़ की जाती थी, आजकल ये समय मेथड यूज़ नहीं की जाती है, बहुत कम ही देखा जाता है। बट ट्रेडिशनल मेथड जो होती थी तो उसमें क्या होता था, जितने पानी अवेलेबल होता था ना, कुएं से या तालाब से, लेक से, कैनल से, इसको लिफ्ट किया जाता था। मतलब कि या तो ह्यूमन बाय लेबर यूज़ करते थे, ओके, कि बाय बकेट से, फिर वहाँ पे वो नहर बनाते थे, उस नहर में वो लोग पानी डालते थे, जिससे क्या होता था कि वो जो नहर है वो खेतों तक जाती थी, जिससे कि उनके खेतों में पानी मिलता था। आजकल ये सारे प्रोसेसेस नहीं होती हैं, बहुत कम जगहों पर ये वाली प्रोसेसेस होती हैं। ऐसे कुछ हमारे बुक में एग्जाम्पल है जिसको आप देख कर ही, जिनकी आप इमेज देख कर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पुली सिस्टम है, कुली में जो कुएं में जो होता है पुली सिस्टम लगाया जाता है, जिससे हम पुली के थ्रू हम जो बकेट है नीचे डालते हैं, हमारे बकेट को ऊपर लेके आते हैं, उसको खींचते हैं और फिर उसके बाद में हम इस नहर में, यहाँ पे इमेज देख रहे हो, इस नहर के थ्रू छोटी सी नाली या जो नहर हम बोल सकते हैं, इसमें हम पानी डालते हैं और ये नहर हमारे खेतों तक जाती है। फिर उसके बाद में चेन पंप हो गया है, धैकली हो गई, उसके साथ में राहत पर्शियन व्हील, ये बहुत पुरानी टेक्निक है। एक व्हील होता है जिसमें ना बकेट्स ऐसे टाई कर दिए जाते थे, आपकी बुक में अगर आप देखेंगे। और फिर ये जो बकेट है ये किसी कुएं में या किसी रिवर्स के वहाँ पे इस को फिट कर दिया जाता था, और जिससे क्या करते थे ये बकेट्स पानी जिसमें फिल होता था और फिल होके फिर ये एक दूसरे नहर में चला जाता था, और जिससे कि हमारे खेतों तक पानी पहुंच जाता था। आजकल इस टाइप की टेक्निक आपको हार्डली कहीं देखने को मिलेगी, ओके। आजकल बहुत ही कम ये टेक्निक देखने को मिलती, ओके।
आजकल जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसमें हम लोग बेसिकली पंप का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, या तो इलेक्ट्रिक पंप रहता है या सोलर एनर्जी से जो पंप चलते हैं, इनका यूज़ करके हम लोग अपने खेतों में पानी देते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में दो मेथड आती है, एक आती है ड्रिप सिस्टम और एक आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। अब क्या होता है ड्रिप इरिगेशन में, आइए जानते हैं। In this system, hole in pipes allow water to fall drop by drop just at the position of the root। अब क्या किया जाता है ड्रिप सिस्टम में कि पाइप पूरे जो खेत होते हैं उसमें बिछा दिए जाते हैं और उसमें पानी फ्लो किया जाता है, और पाइप और जो कोई भी पौधा जहाँ पर लगा हो जिसके तो उसी के पास से इस पाइप को फ्लो किया मतलब बिछाया जाता था और इनमें स्मॉल होल कर दिया जाता है, होल्स बना दिए जाते हैं। अब होल इस टाइप से बनाते हैं कि जो पाइप जो उस होल से पानी जो है डायरेक्ट उस प्लांट के रूट वाली पोजीशन तक जाए। ओके, इससे फ़ायदा क्या होता है, जब हम स्मॉल होल्स बनाते हैं ना तो पानी का वेस्टेज कम होता है, रादर देन जब हम पूरे खेतों में पानी दे देते हैं, नहर बनाते हैं, छोटी छोटी नालियाँ बना के जब हम पूरे खेतों में पानी देते हैं उसमें वाटर की वेस्टेज ज़्यादा होती है। पर लेकिन ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि हम स्मॉल होल कर देते हैं, पानी जो उसमें फिल करते हैं, तो धीरे धीरे उसी एरिया में जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट है केवल वहीं पे पानी के ड्रॉप्स गिरती जाती हैं। ओके, जिससे वाटर जो है ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, इससे जो होता है वाटर का इवापोरेशन बहुत कम होता है। ओके, पर ये टेक्निक ज़्यादातर वहीं यूज़ की जाती है जहाँ पर पानी की कमी हो। ओके, जहाँ पर पानी की कमी हो वहाँ पे ये टेक्निक आपको बहुत इजीली दिख जाएगी। एमपी वाले जो रीजन है यहाँ पे पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत नहीं है, तो यहाँ पे जो सिस्टम यूज़ किया जाता है या तो स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवेल है रादर देन ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम आपको राजस्थान वाले रीजन में दिख जाएगा क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है, तो ड्रिप सिस्टम आपको वहाँ के एरियाज या वहाँ के फार्मर ज़्यादा यूज़ करते हैं। एमपी में मोस्ट ऑफ द फार्मर जो यूज़ करते हैं वो स्प्रिंकलर सिस्टम ही यूज़ करते हैं, और आपने भी अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं स्प्रिंकलर सिस्टम आपने देखा होगा। सो अभी जो आपको इमेज दिख रही है ना बच्चों, ये स्प्रिंकलर सिस्टम की है। देखिए पूरे खेत में एक पाइप बिछा दिए जाते हैं, फिर इन पाइप्स पर ही नोजल्स रहती हैं, पाइप्स के ऊपर वाले जो हिस्से में नोजल्स लगा दी जाती हैं, और ये नोजल्स ऐसी रहती है कि जो रोटेट करती हैं। तो इससे क्या होता है कि चारों तरफ खेतों में पानी जा रहा है, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है कि एक पाइप है उसमें अलग अलग नोजल्स यहाँ पर क्रिएट सिस्टम कर दिया गया है, और ये नोजल्स क्या करती हैं जहाँ से भी जैसे नल होते हैं, नल में हम अलग अलग नोजल लगाते हैं कि बेसिन में अलग है, किचन में उसमें अलग है, वैसे ही एक पूरे पाइप में ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिए हुए रहते हैं और वहाँ पे एक नोज़ल लगा देते हैं। वो नोज़ल क्या करती है, रोटेट करना मतलब इसे घूमती रहना। ओके, जिससे कि इस नोज़ल के थ्रू फिर ये पूरे जो आसपास के एरिया है उनमें पानी पहुँच जाता है। सो ये वाली मेथड आपने फ्रीक्वेंटली देखी होगी। इस टेक्निक को हम ये भी स्प्रिंकलर सिस्टम भी बोलते हैं, वाटर स्प्रेइंग टेक्निक भी बोलते हैं। इससे वाटर स्प्रे किया जाता है अराउंड द प्लांट्स। ओके, जो मेन पाइप होता है उसमें रेगुलर इंटरवल्स में ये नोजल्स रहते हैं, और पंप से ये पूरा सिस्टम फिट रहता है। पंप जैसे ही ऑन करते हैं तो जहाँ भी ट्यूबवेल है, जहाँ कहीं भी हमारा सोर्स ऑफ वाटर है, वहाँ से उसको कनेक्ट किया जाता है, और जैसे ही एक बार हम स्विच ऑन कर देते हैं पंप का, बहुत ही हाई प्रेशर से उसमें पानी जाता है, और इन नोजल्स के थ्रू ऑल ओवर द फील्ड पानी स्प्रेड हो जाता है। स्प्रिंकलर जो है सबसे ज़्यादा यूज़फुल अगर हम देखा जाए कहाँ होते हैं, ये होते हैं यूज़ सैंडी सॉइल, या जहाँ पे अनइवन लैंड है, मतलब कि जहाँ पे हम लैंड को अच्छे से ना कर पाएँ, वहाँ पर ये सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ है, फुल है। इससे फ़ायदा ये होता है कि कहीं ना कहीं जो होता है कि वाटर का लॉस भी कम होता है। ड्रिप इरिगेशन में सबसे ज़्यादा वाटर का फ़ायदा मतलब नुकसान नहीं होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम में भी पानी का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू जब पूरे हम खेत में पानी देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब इरिगेशन के दौरान हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आपको पानी देना, और एडुकेट अमाउंट, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट उस सॉइल की, यानी जितनी उस सॉइल की कैपेसिटी है केवल उतना ही उसको इरिगेट करना है, या जितने प्लांट की रिक्वायरमेंट है उतना ही। अगर हम एक्सेसिव कर देते हैं, है ना, अगर हम एक्सेसिव कर देते हैं तो उससे हमारी फसल को भी नुकसान होता है। इसके साथ साथ हमारे सॉइल जो है वो भी इस पानी के साथ बह के कहीं और चली जाती है, क्योंकि क्या होगा कि पानी जो है वो एक जगह रुक नहीं पाता है,
ओके, जितना सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगी उतना तो कर लेगी, फिर बाद में ये बहना स्टार्ट कर देगी। तो इससे क्या होता है, जो वाटर लॉगिंग हो जाती है, जैसे वाटर इकट्ठा हो जाता है तो फिर इससे क्या होता है कि जो सॉइल है वो पानी के साथ बह के जो हमारी जो मतलब एक इम्पॉर्टेंट सारी जो हमने पूरे खेत को अच्छे से सो किया है, फिर उसको हमने मैन्योर या फर्टिलाइज़र से उसको ट्रीटमेंट करा है, तो वो सॉइल जो ऐसी सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा है वो सॉइल उस पानी के साथ बह के चली जाती है, जिससे कि क्या होता है जो सॉइल तक जो एयर की सप्लाई होती है वो रुक जाती है, वाटर जो है सॉइल जो है रिप्लेस हो जाता है और उस सॉइल की जगह पानी भरा जाता है, जिससे कि प्लांट जो है की ग्रोथ पे एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, आज के लिए हमारा इरिगेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम ये पढ़ेंगे क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है वाइल्ड प्लांटेशन, जैसे कि जंगली पौधों का ग्रो होना। बहुत बार हमने ये सुना है कि प्लांट जो है उनमें कीड़े लग जाते हैं या उनमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को क्या जो है फार्मर्स कैसे दूर करते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।